नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज का जो हमारा मूल मुद्दा है वो ये कि आखिर 26 अप्रैल को प्री का एग्जामिनेशन हो गया है और प्री के एग्जामिनेशन के बाद प्रोविजनल आंसर की भी आ चुकी है। और उस प्रोविजनल आंसर की के बाद अब बच्चों के बीच में एक दुविधा उत्पन्न हो गई है कि आखिर इस प्रोविजनल आंसर की के बाद हम करें तो करें क्या। विशेष रूप से अगर मैं आप लोगों से कहूं तो दो तरह के विद्यार्थी या कहूं तीन तरह के मूल रूप से विद्यार्थी होंगे। ये विद्यार्थियों का जो कैटेगराइजेशन है मैं नहीं कर रहा हूं, ये कैटेगराइजेशन जो हमारी प्रोविजनल आंसर की है उस प्रोविजनल आंसर की के बाद हो रहा है। एक सेक्शन आएगा यहाँ पर कि ऐसे बच्चे जिनका स्कोर अच्छा है, जो स्कोर 70 प्लस, या फिर अगर मैं आप लोगों से कहूं हर विद्यार्थी अपनी अपनी कैटेगरी में अच्छी जगह पर है, तो एक वो विद्यार्थी है। और अगर मैं कहूं जहां पर सिलेक्शन की संभावना 100% है, 100% मतलब उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो एक तो विद्यार्थियों की ये वाली एक कैटेगरी बनती है। एक विद्यार्थियों की कैटेगरी है जो दुविधा में है। दुविधा का मतलब जो बाउंड्री में है, जो जिनका आंसर, जिनका सिलेक्शन हो भी सकता है, जिनका मेंस का कॉल हो भी सकता है, जिनका मेंस का कॉल नहीं भी हो सकता। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं। तो ऐसे जो विद्यार्थी आप लोगों को मिलेंगे उनको थोड़ा सा जो फाइनल आंसर की है, फाइनल आंसर की का इंतजार कर लेना चाहिए। और या फिर अगर आप लोगों से मैं कहूं, अगर फाइनल आंसर की के बाद उनको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा स्कोर सेफ साइड है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयोग हमेशा कोई ना कोई परिवर्तन करता रहता है, आयोग के आंसर्स में कितने चेंज होंगे कितने चेंज नहीं होंगे तो वो तो आयोग ही जाने। लेकिन ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं 2-3 क्वेश्चंस का जिनका मार्जिन हो रहा होगा, 2-3 क्वेश्चंस का जिनका इश्यू हो रहा है, वो भी अगर मैं कहूं मेंस की रेस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता। तो जब फाइनल आंसर की आ जाएगी, फाइनल आंसर की के बाद अगर वो सेफ जोन में आते हैं तो सेफ जोन में आते हैं तो वो भी 100% की कैटेगरी वाले ग्रुप में फिर से शामिल हो जाएंगे। और फिर एक बात आती है, जो फाइनल आंसर की के बाद जो विद्यार्थी एकदम से दौड़ से बाहर हो जाते हैं वो, और एक कैटेगरी और होगी जो प्रोविजनल आंसर की है, उस प्रोविजनल आंसर की के साथ भी दौड़ से एकदम से बाहर है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ नया करना होगा या फिर उनको कुछ नया सोचना होगा। तो अगर हम बात करें, सामान्य रूप से बात करें, ऐसे विद्यार्थी जो प्रोविजनल आंसर की के अनुसार या फिर अगर मैं कहूं फाइनल आंसर की के बाद भी जो दौड़ से बाहर होंगे, उनको एक नए विकल्प पर विचार करना होगा। अगर उनके पास विकल्प है तो जो अगर उनके पास विकल्प है तो उस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। जैसे अगर इस बीच में कोई एमपीपीएससी के समानांतर या एमपीपीएससी जैसी या उसके सिलेबस जैसा कोई कोर्स अगर है या कोई एग्जाम है, उस एग्जाम को वो लोग तैयार कर सकते हैं अगर विकल्प है तो। अदरवाइज अगर मैं को ऐसा नहीं कि आप एकदम से अंतर जाके या फिर एकदम से विपरीत जाके कोई नया विकल्प का चुनाव करो, ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस से मिलता जुलता विकल्प है, जहां पर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, उस विकल्प का आप लोग चुनाव कर सकते हैं। और चुनाव जब आप करोगे, एग्जाम दे लोगे, एग्जाम दे के आ जाओ, एग्जाम देने के बाद फिर से आप लोग क्या करो कि अपनी जो मेन पीएससी की तैयारी है, जो मेन आपका प्रिपरेशन का जो आपकी मेन लिंक है, उस लिंक से आप लोग जुड़ जाओ और फाइनली आप लोग तैयारी करना शुरू करो। हाँ, ऐसे लोग जो लोग एकदम से दौड़ से बाहर हैं, अगर उनके पास विकल्प है तो विकल्प का तो ठीक है। जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, मतलब उनके पास कोई कुछ भी नहीं है, मतलब उनके पास कोई दूसरा एग्जाम नहीं है, वो एकदम से पूरा का पूरा पीएससी की उनको तैयारी ही करनी है, उनके लिए एक अवसर भी है। अवसर कैसा कि ऐसे विद्यार्थी हैं इनके पास अगर मैं कहूं सामान्य रूप से एक लंबा समय बचता है। लंबा समय कैसे? जैसे जिनको मेंस देना होगा तो उनका दिमाग मेंस में लगेगा, वो मेंस और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ पाएंगे, उनको ज्यादा क्रिएटिव होने की जगह नहीं मिल पाती है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनके पास कोई विकल्प नहीं है और वो मेन दौड़ जो है, मेन रेस है, उस रेस से बाहर है, उन लोगों को चाहिए कि वो लोग क्या करें कि शॉर्ट नोट्स बनाना से अपना सिलेबस उठाएं। मेंस का, विशेष रूप से मेंस का सिलेबस, प्री के सिलेबस पर काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अभी वो मेंस के सिलेबस पर काम करें। मेंस के सिलेबस में विशेष रूप से अगर मैं कहूं शॉर्ट नोट्स बनाएं। पहली बात तो अगर एक समय सारणी में उनके लिए तैयार करूं तो समय सारणी कुछ ऐसी होगी कि पहले वो सिलेबस उठाएं, सिलेबस के साथ साथ पीवाईक्यूज उठाएं। तो सिलेबस और पीवाईक्यूज देखें और सिलेबस और
क्यूज को देखते हुए वो अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मुझे शॉर्ट नोट्स की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये सबका अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है, लेकिन एक जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो हर किसी को शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। एटलीस्ट अगर मैं कहूं शुरू के जो 3 पेपर हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, जहां पर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि अब चौथा पेपर भी हो गया है, लेकिन शुरू के जो 3 पेपर जो मेंस में भी काम आते हैं, उनके हिसाब से अगर मैं कहूं तो उनके एटलीस्ट शॉर्ट नोट्स आपके तैयार होने चाहिए। तो उनके आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप लोग क्या करो, और उसके जो क्वेश्चन आंसर की फ्रेमिंग है, पुराने साल के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनकी आंसर राइटिंग भी आप लोग सामान्य रूप से कर सकते हो। हाँ, अगर आप लोगों का इस दौर में जैसे आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हो, आप लोग आंसर राइटिंग करते हो, उस दौर में अगर आपका मोटिवेशन कहीं पर कमजोर होता है, मोटिवेशन का मतलब ये कि अगर मान लीजिए आप लोगों का टारगेट सेट करने में दिक्कत होती है, तो आप लोग चाहो तो अपने स्तर पर ग्रुप बनाकर या फिर किसी संस्थान से जुड़कर आप लोग टेस्ट सीरीज में भी जुड़ सकते हो। हाँ, एक खास बात आप लोगों को जरूर रखनी है कि शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग करनी है। वो आंसर राइटिंग चाहे सेल्फ कर सकते हो, आप अपने घर में रहकर कर सकते हो, या फिर आप लोग किसी भी संस्थान से जुड़कर कर सकते हो। वो आपका इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा, आप उसके हिसाब से चीजें कर सकते हो। फिर बात आती है यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो रहा है या फिर जो दौड़ में शामिल है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो अवसर ही अवसर है। अब ये बात अलग हो सकती है कि इन विद्यार्थियों के बीच एक दुविधा हो सकती है, 2025 का पहले होगा मेंस या फिर 2026 का होगा। कुछ लोगों का हो सकता है दोनों का हो, दोनों 2025 वाला भी मेंस उनका पेंडिंग में होगा, 2026 में भी उनका मेंस क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो सबसे खास बात है वो ये कि उनके लिए एक अवसर है, वो परेशान ना हो, परेशानी को दिमाग से हटाएं। उनके लिए एक अवसर है, क्योंकि दो के दोनों एग्जाम किसी भी हाल में दिसंबर तक तो हो ही जाएंगे, और दिसंबर तक हो जाएंगे तो कुल मिला के अगर आपसे मैं कहूं 4 से 6 महीने के भीतर आप लोगों को एक ही पढ़ाई पर 2 मेंस लिखने को मिलेंगे। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब हम लोगों के पास 2 मेंस एक साथ चलते हैं तो उसके फायदे बहुत सारे होते हैं। कौन कौन से फायदे होते हैं? एक फायदा तो अगर मैं कहूं पढ़ना कम पड़ता है, या फिर अगर मैं कहूं मान लीजिए हमारा पहला जो मेंस है उस मेंस से हम सीखते भी ज्यादा है। पहला मेंस दे लिए तो उसका एक्सपीरियंस होता, उसी एक्सपीरियंस के आधार पर हम लोग अगला मेंस देते हैं तो सुधार की संभावना ज्यादा होती है। फिर जब सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन लिस्ट आती है, तो मान लीजिए यहाँ पर वेटिंग क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और बहुत तेजी से वेटिंग क्लियर होती है, तो आप लोगों को ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं होती। तो कुल मिला के ये जो वैकेंसीज होंगी, तो जो लोग 25 और 26 में होंगे उनके लिए वैकेंसीज थोड़ी सी डबल सी लगती है कि इसमें नहीं तो उसमें, तो ये आप लोगों का एक अवसर है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर जब तैयारी करने की बात आती है कि आखिर 2025 और 2026 का मेंस जिनका है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो सबसे बेहतर चीज ये है कि वो लोग अपने स्तर पर तैयारी करें और आज से ही तैयारी करें। हालांकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी देर हो गई है, लेकिन फिर भी वो आज से तैयारी करें, और इसके लिए 2 माध्यम आप लोगों के पास बचते हैं। या तो आप सेल्फ स्टडी करो, ग्रुप स्टडी करो, बहुत सारे दोस्त हैं, आपस में बैठ जाओ और फिर आप लोग क्या करो कि एक दूसरे की कॉपी चेक करो, डेली आंसर सेट करो, डेली चेक करो और एक दूसरे का चेक करो, उनकी कमियां बताओ। या फिर अगर आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिल पाता है, क्योंकि सामान्य रूप से क्या है, अच्छे बच्चों का ग्रुप मिलना थोड़ा सा कठिन काम होता है, तो अगर आपको ऐसा ग्रुप नहीं मिल पाता है तो आप लोग क्या है किसी भी संस्थान से जुड़ सकते हो। संस्थान से जुड़ करने के 2 तरीके हैं, एक तो या तो आप लोग टेस्ट सीरीज वहां की ज्वाइन कर लो, और या फिर आप लोग वहां की मेंटरशिप ज्वाइन कर लो। जिस भी माध्यम में आप लोग सुटेबल हो वो आप लोग कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब आप लोगों का इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा। आप लोग अपने चुनाव, अपनी सुविधा के अनुसार इन सब चीजों का चुनाव कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब सबसे खास बात यह है कि जैसे जब हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, आंसर राइटिंग में जो लोग मेंस दे रहे हैं 25-26 में, उन लोगों के लिए मुझे एक विशेष सलाह आपको देनी है कि क्योंकि आप लोग क्या करो, थोड़े से मैगजीन्स पर भी फोकस करो, मैगजीन्स पर फोकस करो, करंट अफेयर्स पर फोकस करो। आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर में बहुत चीजें फैली हुई होती हैं। जब आप लोग मैगजीन्स में जाते हो तो मैगजीन में चीजें क्या होती हैं, सिमटी हुई होती हैं, एक जगह होती हैं। तो आप लोगों को मैगजीन्स पर भी काम करना
पढ़ना, मैगजीन्स करंट अफेयर्स की मैगजीन्स पे। उसका आधार वो होता है, पहले बात तो ये कि आपको करंट का डेटा मिल जाता है। हाँ, प्री के एग्जामिनेशन में आपका करंट का डेटा काम आए या ना आए, मेंस में तो जरूर आता है। रीजन क्या होता है कि यहाँ पर मुझे लिखना होता है, मुझे अपने अनुसार उत्तर देना होता है, ना कि किसी के अनुसार उत्तर देना होता है, तो उसका लाभ आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो एक बात आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मैगजीन्स पढ़ना, मैगजीन्स के हिसाब से आप लोगों को कंटेंट डेवलप करना है, करंट इश्यूज जोड़ना है, ताकि आप लोग एक तो कंटेंट में डेवलप कर लोगे, नया मटेरियल, आपका नया तथ्य आपको मिल जाएगा, नया कंटेंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों को निष्कर्ष लिखने में बहुत मदद मिलेगी। तो निष्कर्ष में मददगार होगा, तो इस पर भी आप लोगों को यहाँ पर काम करना है। और ये वाली बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो करंट अफेयर्स पढ़ने की बात, जो विद्यार्थी रेस से एकदम से दौड़ से बाहर हो गए हैं, जिन लोगों के पास किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है, और जो लोग फाइनली अगर मैं कहूं शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थियों को भी करंट अफेयर्स पर काम करना चाहिए। अब करंट अफेयर्स पे चुनाव कैसे करना है, कंटेंट कौन सा डालना है, इस कौन से कंटेंट को हमको निष्कर्ष में लिखना है, ये सारी की सारी चीजें आप किसी सीनियर से मिल सकते हो, किसी संबंधित टीचर से मिल सकते हो, और उससे सलाह लेकर आप लोग अपना मैटर, अपना कंटेंट तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं, और सबसे खास बात यह है कि जितना भी आप लोग करोगे, सब जितने भी मैं तरीके बताए हैं, ये सारे के सारे तरीके तभी काम करेंगे जब आपके भीतर अनुशासन होगा। अगर आपके अंदर अनुशासन है तो ये सारी की सारी बातें मायने रखती हैं। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है तो ऐसी किसी भी चीज का कोई भी लाभ किसी को भी नहीं होने जा रहा है। तो ठीक है, आप लोग इस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखिए। मेरी तरफ से, कर्मायस की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोग मेहनत करें, और जितनी भी मदद संस्थान की तरफ से हो सकती है, अब उतनी मदद के लिए मैं संस्थान, पूरा का पूरा संस्थान, पूरा कर्मा परिवार आप लोगों के लिए खड़ा है। थैंक यू वेरी मच।